स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। और आज की महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि असम में सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है और अब असम ने कदम बढ़ा दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। दरअसल विधानसभा में पेश किया जा चुका है यूसीसी विधेयक और फिलहाल अब असम की स्थिति भी भारत के कुछ और राज्यों जैसी हो जाएगी, जहां पर हर एक व्यक्ति के लिए समान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के कानून होंगे। क्या क्या खास फिलहाल असम की सरकार सोच रही है, आइए जानते हैं इस विधेयक के बारे में। फिलहाल टाइटल यही है कि असम यूसीसी बिल सीक्स पॉलीगैमी बैन, रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। अभी स्थिति यहाँ पर जो दो बातें पता चल रही है वो यह है कि देखो, आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको फाइन किया जा सकता है। तो स्थिति किस प्रकार की है, तो असम सरकार ने राज्य की विधानसभा में पेश किया है समान नागरिक संहिता असम 2026 विधेयक। तो विधेयक को वैसे भी अतुल बोरा के द्वारा पेश किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय शामिल करे हैं इन्होंने यूसीसी में, उनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप सब कुछ शामिल है। अब इस पूरी घटना के बाद अभी स्थिति यह है कि असम में बीजेपी को बहुमत है और बड़ा बहुमत है, तो ये विधेयक बिना किसी परेशानी के पास होगा। यानी कि असम अब यूसीसी को पूरी तरह से स्वीकारने वाला है। और अब उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यहाँ पर तीसरा ऐसा प्रमुख राज्य हो जाएगा जहां स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा रहा है। चीजें बहुत ज्यादा विशेष हैं और इस दौरान ये बात ध्यान रखिएगा जिन लोगों को नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, अभी फिलहाल दरअसल जो हमारे देश की व्यवस्था है वहां अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ है, हिंदू के लिए हिंदू लॉ है। बट इस दौरान अब यहाँ जो अलग अलग कानूनों के आधार पर चल रहा है मामला, सरकार कहती है कि नहीं, अधर्म के आधार पर चीजें नहीं चलेंगी, चीजें चलेंगी कानून के आधार पर और एक ही कानून और एक ही देश की स्थिति होगी। तो एक देश एक कानून के सिद्धांत को पूरा कर रही है सरकार। इसीलिए कह रही है कि देखो, आप किसी भी धर्म से हो मैटर नहीं करता, जो नियम है वो सबके लिए बराबर है। धर्म के आधार पर किसी को कोई विशेष रियायत या विशेष स्थिति नहीं दी जाएगी। जो चीजें बनेंगी वो सभी के लिए एक समान ही बनेगी। तो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी नागरिकों के लिए धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून के स्थान पर समान नागरिक कानून लागू करना। तो सभी को अब समान कानूनों का पालन करना पड़ेगा, चाहे बात विवाह की है, तलाक की है, गोद लेने की है, उत्तराधिकार की है या फिर लिव इन रिलेशनशिप की है। सभी मामलों में सबके लिए एक समान कानून है। और यहाँ पर राज्य सरकार को यह अधिकार मिल जाता है संविधान के अनुच्छेद 44 की तरफ से, क्योंकि यहाँ डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इस दौरान राज्य को ये बताया गया है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार बता रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, कानूनी पारदर्शिता लाना चाहते हैं और सामाजिक दबावदेही भी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए इस विधेयक को लाए हैं। अब विधेयक को ला करके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान कर रही है असम सरकार। क्या क्या बातें हैं, जरा एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर जो रखा है वो है पॉलीगैमी को बैन करना। असम सरकार ने साफ कहा है कि देखो जी, एक से ज्यादा शादी तो आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपका पार्टनर जीवित है और आप उसके साथ वैवाहिक संबंधों में हो तो आप दूसरे विवाह में प्रवेश नहीं कर सकते, भले ही आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 2 शादियां करता है या 2 से ज्यादा शादियां करता है तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और यहाँ पर एक बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यूसीसी लागू होने से पहले के जो विवाह हैं उनको संरक्षण मिलेगा। यानी कि कानून लागू होने से पहले जिन लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा शादियां कर ली हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कानून लागू होने के बाद किसी ने ऐसा सोचा और ये करने का प्रयास किया तो समझिए फिर 7 साल की सजा आपके लिए ही बनी है। तो पॉलीगैमी पूरी तरह से बैन है, दो या उससे ज्यादा शादियां आप नहीं कर सकते, पूरा रिस्ट्रिक्ट रखा। अगली बड़ी चीज, यहाँ असम की सरकार अब तय रही है कि सरकार के अकॉर्डिंग ही आपको विवाह करना है। यानी कि सरकार के द्वारा निर्धारित उम्र से पहले आप शादी नहीं कर सकते हो। और सरकार का यह कहना है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो 18 वर्ष आपके लिए शादी की कम से कम उम्र है, और इस दौरान अगर आप एक मेल हैं तो 21 वर्ष आपके लिए न्यूनतम उम्र है। तो लड़कियों को 18 साल की उम्र पूरा करना और लड़कों को 21 साल की उम्र पूरा करना जरूरी है विवाह के लिए। ऐसे ही में अगर परिवार, समाज या कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई काम करता है कि लड़के की शादी 21 साल से पहले और लड़की की शादी 18 से पहले कराता है तो फिर कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ अगला मुद्दा है सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का। अब देखिए, जब बात शादी की होती है तो हर एक धर्म का अपना एक रीति रिवाज है, परंपरा है, जिसके हिसाब से शादी पूर्ण की जाती है। तो असम की सरकार कह रही है कि आप विवाह जब कर रहे हो तो आप किसी भी रीति रिवाज से कीजिए, हमारा कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं है। आपको धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से अपना विवाह संपन्न करने की पूरी स्वतंत्रता हम दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप विवाह तो वैदिक विवाह, अहोम, चिकलौंग, सप्तपदी, निकाह, आनंद कराज, पवित्र मिलन किसी भी तरह से कर सकते हैं।
क्योंकि हम चाहते हैं कि कानूनी एकरूपता रहे और सांस्कृतिक विविधता के बीच में संतुलन रहे। विवाह कैसे भी कीजिएगा, लेकिन एक ही विवाह कीजिएगा, एक से ज्यादा विवाह करने की इजाजत नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि एक विवाह किसी दूसरी विधि से, दूसरा विवाह किसी दूसरी विधि से, ये वाला काम करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसी के साथ विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए पूरी तरह से नियम बनाए गए। यानी कि आप एक ही शादी करोगे, सरकार द्वारा निर्धारित उम्र के हिसाब से शादी करोगे, किसी भी रीति रिवाज से शादी करो, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन जब कभी भी शादी करो तो सरकार को खबर जरूर दे देना। अगर सरकार को खबर नहीं देते हो तो उसके बाद फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो विवाह समारोह के 60 दिनों के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और आने वाले समय में असम के अंदर किसी भी प्रकार का आपको लाभ लेना है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। और अगर 60 दिन के अंदर आपने वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, यानी कि सरकार को सूचना नहीं दिया, तो जब भी आप बनवाने जाओगे फाइन आपको देना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो यह बात हो गई विवाह की। इसी दौरान अगर कोई तलाक चाहता है, यानी कि शादी हो गई, चीजें बाद में सेटल नहीं हो रही है, तो सरकार ने ये बताया कि देखो तलाक दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन कुछ खास आधारों पे, क्रूरता के आधार पर, परित्याग के आधार पर और आपसी सहमति के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। अगर आपको लगता है क्रुएलिटी हो रही है, रिश्ता सही नहीं चल रहा, बदतमीजी परेशानियां है, तो आप तलाक ले सकते हो। परित्याग आपका कर दिया जाए तो भी आप तलाक ले सकते हो। और अगर आप दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि साथ में नहीं रहना, तो भी आप तलाक ले सकते हो। परेशानी नहीं है, मना भी नहीं है। तो ये यहाँ पर तलाक के आधार बताए गए हैं। दूसरी बड़ी बात ये आती है कई बार कि अगर तलाक हो रहा है तो बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। यानी कि अगर बच्चे हैं विवाह में तो वो बच्चे पिता के पास रहेंगे या माँ के पास रहेंगे। तो यहाँ पर भी सरकार ने क्लैरिटी दी है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसकी कस्टडी माँ को ही दी जाएगी। 5 साल से अधिक उम्र होने की स्थिति में कस्टडी को लेकर विचार किया जा सकता है कि कौन पालन पोषण और बाकी सभी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी करेगा। लेकिन 5 साल से कम उम्र है तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, यही स्थिति है। इसके अलावा आगे की बात है उत्तराधिकार की। तो अब फिलहाल यहाँ पर जब बात उत्तराधिकार की है तो असम सरकार कह रही है कि देखो, अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी की बात आती है, एसेट की बात आती है, और उसके मामले में जब बात डिवीजन की हो, तो जितने भी वहां व्यक्ति रहेंगे उन सबको प्रॉपर्टी बराबर दी जाएगी। बराबर का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी ऐसी कोई स्थिति आती है जब प्रॉपर्टी का डिवीजन करना होता है, तो जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सभी में समान प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका पति या पत्नी है तो उसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी। जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। और माता पिता है अगर, तो उनका भी समान अधिकार रहेगा प्रॉपर्टी पे। यानी कि आप चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो या बच्चे हो, जितने लोग इन तीनों कैटेगरीज में मौजूद रहेंगे उन सभी को बराबर ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अगर 5 लोग बनते हैं तो 5 का हिस्सा बराबर होगा। अगर 8 लोग बनते हैं तो 8 का हिस्सा बराबर होगा। पति पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी को जोड़ करके जितने लोग बनेंगे उनका सभी का हिस्सा बराबर ही रहेगा। किसी का भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अभी कई जगहों पर ऐसा है कि भेदभाव की स्थिति है, खासतौर पर भेदभाव लड़कियों के साथ में होता है, महिलाओं को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। बट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो वसीयत के मामले में ये भी समझाया गया कि कोई इंसान चाहे तो अपनी वसीयत जीते जी बना सकता है। अगर कोई इंसान पूरी उम्र का और पूरी क्षमता का व्यक्ति, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक है, आपकी उम्र भी ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि लिखित और गवाहों की उपस्थिति में आप अपनी वसीयत को निष्पादित कर सकते हो। इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप, जिसका चलन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, असम की सरकार ने उस तरफ भी ध्यान दिया और यह बता दिया कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर अपने लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 1 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही सरकार यह कह रही है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप से बच्चों का भी जन्म होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। उन बच्चों को भी पूरी वैधता मिलेगी, मान्यता मिलेगी। बच्चों का पूरा यहाँ पर माता पिता की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। साथ ही साथ अगर कभी डाइवोर्स हो जाता है या लिव इन पार्टनर का परित्याग कर दिया जाता है तो जहां पर सरकार का साफ कहना है कि अदालत के माध्यम से लिव इन पार्टनर के वित्तीय भरण पोषण के अधिकार को कंप्लीट कराया जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो विधेयक है, ये इस आने के साथ ही मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 2024 को निरस्त करने की बात भी करता है। तो चीजों को बदल रहे हैं, कानूनों को निरस्त भी कर रहे हैं और एक पूरी की पूरी नई व्यवस्था असम में स्थापित की जा रही है इस महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से। ये बातें क्लियर है। तो ये वो सारी विशेषताएं हैं कि क्या क्या असम की सरकार सोच रही है और क्या क्या चीजों को फाइनलाइज किया गया। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि जो चीजें असम की सरकार ने डिसाइड की है, अगर कोई व्यक्ति उसको ठीक से पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। तो विवाह और धोखाधड़ी पूर्ण विवाह पर दंड की स्थिति है। अगर सरकार द्वारा निर्धारित उम्र के आधार पर विवाह नहीं होता, बाल विवाह कराते हो, तो 2 साल तक की कैद हो सकती है उन सभी लोगों को जो इस मामले में शामिल रहेंगे। अगर बल या फिर छल से विवाह कराया जाता है तो ऐसे में 7 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं अगर तलाक हो जाता है, पर तलाक सरकार की विधि के हिसाब से नहीं है, अवैध तरीके से तलाक कराए हो, तो 3 साल तक की कैद यहाँ हो सकती है।
अगर कोई इंसान एक से ज्यादा शादियां करता है तो तैयार रहिएगा 3 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, कब के लिए? जब कभी भी व्यक्ति पुनर्विवाह के लिए गैर कानूनी शर्तें रखता है। तो पुनर्विवाह की गैर कानूनी शर्तें रखने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई इंसान जाली दस्तावेज जमा करके किसी भी काम को पूरा करता है तो 3 महीने की कैद या 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इस पूरे कानून की खास बात यह है कि इस पे अनुसूचित जनजातियों को पूरी छूट दी गई है। ये बात अभी 2 दिन पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी कि जनजातियों को हम कभी भी यूसीसी में शामिल नहीं करेंगे, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, स्वायत्ता को जीवित रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि बेशक असम में यूसीसी बना रहे हैं लेकिन अनुसूचित जनजातियों को उससे अलग रखा है। तो ये है सारी वो इंपॉर्टेंट बातें जो अब असम की व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी। अब असम अंडर यूसीसी की कंडीशन में होगी। तो अब इस पूरे मामले से क्या सकारात्मक लाभ होंगे, यानी कि फायदा क्या रहेगा? तो देखिए, पहला बड़ा फायदा तो यही है कि लैंगिक न्याय हो पाएगा। महिलाओं को अब तक हमारे समाज में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है, पुरुषों के पास अधिकार रहे हैं, लेकिन वो स्थिति बदली जा रही है। तो महिलाओं को समान अधिकार दे रही है राज्य की सरकार। वहीं साथ ही 2 या 2 से ज्यादा विवाह या मनमान्य तलाक पर भी नियंत्रण लगाना चाहती है। सरकार का स्पष्टीकरण यही है कि तलाक होगा तो केवल वैध कारणों से ही, और एक से ज्यादा शादी आप कर नहीं सकते हो, साफ मना कर दिया गया है। वहीं कानूनी एकरूपता लाना चाहती है सरकार। आप किसी भी धर्म के हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए समान व्यवस्था रहेगी, क्योंकि देश कानून से चलता है, धर्म से नहीं। इसीलिए यह भी जरूरी है कि सबके लिए समान व्यवस्था रहे। इसी के साथ साथ बाल विवाह और धोखाधड़ी पर सरकार चाहती है कि रोक लगाई जाए, क्योंकि कम उम्र में विवाह होना ठीक नहीं है। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया या बच्चों का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारियों का मामला और जीवन भर का मामला। तो विवाह तरीके से होना चाहिए, धोखाधड़ी से नहीं। और ऐसे में महिलाओं और बच्चों को कई बार परेशानियां होती हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर तय की जा रही है कि इनकी चीजें सुरक्षित है। साथ ही सामाजिक जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। तो विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के मामले में ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि कल को कोई भी इंसान दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर सके। और इस पूरे मामले में सब कुछ होने के बावजूद चुनौतियां रहेंगी, जो कि कभी खत्म होती नहीं है। पहली चुनौती है सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सरकार चाहती है कि सभी धर्मों के लिए एक ही मुद्दा रखा जाए, समान कानून रखा जाए, लेकिन लोग यही बात पर विरोध कर रहे हैं कि सभी धर्म अपनी एक अलग परंपरा, अलग रीति रिवाज, अलग सिद्धांत है। तो आप सभी को एक के आधार पर नहीं आंक सकते हो, क्योंकि वन ड्रेस, मतलब एक जो ड्रेस होती है वो सबको फिट नहीं हो सकती। तो वही वाली चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि भाई एक ड्रेस यहाँ पर सबको आप फिट नहीं कर सकते हो। लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब धर्मों की अपनी अलग पहचान, आप इसको दबाने का काम कर रहे हैं। वहीं संघवाद और विविधता की स्थिति भी आ रही है। तो भारत की बहुसांस्कृतिक स्थिति है, बहुधार्मिक संरचना है, ऐसे में यूसीसी सबको दबा करके एक ही कानून में ला दे रही है, जो कि ठीक नहीं। राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति भी है। ये माना जा रहा है कि राजनीतिक और वैचारिक विषय इसमें मामले बहुत विवादित रहेंगे। वहीं परामर्श की आवश्यकता है, सरकार को बाकी और लोगों से बातचीत करनी चाहिए, सामाजिक सहमति लेकर के कानून को लागू करना चाहिए, ये वाली बात भी की जा रही है। तो यही है पूरी की पूरी स्थिति असम की, जिस तरह से असम में यूसीसी को लागू करने का प्रयास जारी है। बट देखते हैं आगे होता है क्या। वैसे तो खैर पास होगा, कानून बनेगा, क्योंकि पूरी बहुमत में, पर विरोध के लिए लोग कहां तक जा सकते हैं वो भी यहाँ समझना होगा। बाकी इसके अलावा इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशन आप देख सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और सुबह 9 बजे जुड़िए हमारे साथ, जब न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं हम लोग, सुबह हिंदी में ये हम लोग करते हैं, तो जुड़िएगा जरूर। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के नए बैच में, जो शुरू हो रहा है कल से। और इस दौरान इवनिंग बैच है हमारा, मॉर्निंग बैच भी है, दोनों तरह के बैच चल रहे हैं। स्मार्ट मॉडल पे क्लासेस हो रही हैं 2027, 28 और 29 के लिए। किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा KL लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको बैच डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों की फी भी रिफंड हो सकती है। तो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तब आपकी फी रिफंड हो जाएगी। बाकी क्लासेस, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो जुड़िए KL लाइव कोड यूज करके। इसी के अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स अवेलेबल है। और बाकी मेरे यूट्यूब सेशंस की अपडेट्स एंड क्लासेस की बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। सो जुड़िए मेरे साथ अगले प्लेटफॉर्म पे अपनी तैयारी के लिए। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए इस वीडियो को कीजिए शेयर। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी IQ मेरे साथ। बाकी की बातें अगले सेशन में होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।